आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य का जो काल है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। मौर्य वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं उनमें साहित्य में पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव का कथासरित सागर, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश। जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है। मौर्य काल का जो वर्णन है वो विदेशी विवरण भी अच्छा खासा मिलता है। इसमें स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियाकर्स आदि यूनानी लेखकों का वर्णन और मैक्सनीज की इंडिका जो अब उपलब्ध नहीं है लेकिन इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उपलब्ध हैं। तो मैक्सनीज की इंडिका भी मौर्य काल के वर्णन के लिए एक अच्छा स्रोत है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। पुरातत्व है। पुरातत्व में महास्थान जो बांग्लादेश में स्थित है, सोगरा जो उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा उस समय के ताम्रपत्र और अशोक के जो अभिलेख हैं वो महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल हैं। अशोक के अभिलेख की जो सर्वप्रथम खोज है वो 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने की तथा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की लिपि को पढ़ा। इस तरह से जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी के स्रोतों में साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विदेशी विवरण में मैक्सनीज की इंडिका प्रमुख है और पुरातत्व में अशोक के जो अभिलेख हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो सबसे पहला जो शासक हुआ वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है। स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोप्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जो आधुनिक काल में इतिहासकार हुए विलियम जोन्स, उन्होंने ये बताया कि जो यूनानी इतिहासकार या विदेशी इतिहासकार सेंड्रोकोटस लिखते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। यानी मौर्य वंश की स्थापना नंद शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने की। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में बड़ा ही भ्रम है। अलग अलग साहित्यकार अलग अलग साहित्य में अलग अलग बताया गया। जैसे ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य में उसे क्षत्रिय बताया गया है। जो ग्रीक साहित्य है उसे निम्न कुल का यानी निम्न परिस्थितियों में जन्मा हुआ बताया गया है। कहने का अर्थ ये है कि शुरू के अंदर ये सम्राट नहीं था और बाद में अपनी योग्यता के बल पर इसने राज्य प्राप्त किया और राजा बना। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में उसे वर्सल यानी निम्न कुल का कहा गया है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप भारत का शासक बताया है। यूनानी लेखक प्लूटार्क व जस्टिन के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला। यानी यूनानी लेखक ये कहता है कि उसने 6 लाख की सेना ली और संपूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। 305 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर को परास्त किया। सिंधु सरस्वती संधि स्वरूप सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और 4 प्रांत जिसमें हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल दहेज में दिए और मैक्सनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। बदले में चंद्रगुप्त ने भी 500 हाथी दिए। सेलुकस के साथ हुए चंद्रगुप्त के इस युद्ध व संधि का वर्णन एपियानस ने किया है। स्ट्रेबो ने इस वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर को परास्त किया और जो संधि की उसमें उसने जो प्रदेश हैं
हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल को प्राप्त किया। बदले में 500 हाथी और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ और एक राजदूत मैक्सनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की जो वैज्ञानिक सीमा है उसको प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे, यानी जिसको अंग्रेज भी नहीं प्राप्त कर सके उस सीमा को चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में प्रवर्तक नामक हिमालय क्षेत्र के शासक ने सहायता दी थी। दक्षिण में उसका साम्राज्य मैसूर तक फैला था तथा अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा देह त्याग किया। प्रशस्त पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसकी दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा और इस बात की पुष्टि उसके 2 जो अभिलेख हैं, महास्थान तथा सोगरा, उससे पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जन कल्याण के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और ये बात दी गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य ने इस झील का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संख्या का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के जो वैज्ञानिक सीमा है हिंदू कुश पर्वत तक, जिसको अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर सके, यानी एक विस्तृत भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और 298 ईसा पूर्व उपवास द्वारा देह त्याग कर दिया। और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र बिंदुसार चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, जिसको ग्रीक लेखों ने अमित्रघात कहा है, वायु पुराण के अनुसार भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में शीसेन कहा गया है, राजा बना। बिंदुसार के समय के अंदर पिलनी कहता है कि मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत दरबार में भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम ने डाईमेकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा और एथिनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर निम्न 3 वस्तुओं की मांग की है। कहने का अर्थ यह है कि बिंदुसार ने जो विदेशी संबंध उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किए थे उनको शुरू रखा और उसके समय के अंदर सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इन मैत्रीपूर्ण संबंधों के तहत ही उसने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं भेजने की मांग की, जिसमें मदिरा थी, सूखी अंजीर थी और दार्शनिक थी। सीरिया के शासक ने दार्शनिक के अलावा अन्य वस्तुएं भिजा दी तथा दार्शनिक के बारे में ये कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार के समय में विद्रोह भी हुए और इन विद्रोह को दबाने का काम उसके जो 2 पुत्र थे अशोक और सुसीम, उन्होंने किया। बिंदुसार ने आजीविक धर्म को अपना लिया था, यानी आजीविक धर्म का अनुयायी था। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। बिंदुसार की इस सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था, यानी जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान खलाटक था। बुद्ध घोष द्वारा रचित सामंत पाशादिका व सुमंगल विलासिनी से एवं आर्य मंजूश्री मूल क्लब से अशोक के जीवन की घटनाएं भी मिलती हैं। तो बिंदुसार का जो शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बना, जो 232 ईसा पूर्व तक शासक रहा। शील अनुश्रुति यानी महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया और ये उत्तराधिकार का युद्ध 4 साल तक चला। इस तरह से विधिवत जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में माना जाता है। अशोक
को ईरानी शैली में देवानाम्पिय तथा देवनापियदशी जैसी उपाधियों को विभूषित किया है। अशोक को अभिलेख लगवाने का विचार ईरानी शासक दारा से मिला तथा दारा की भांति उसने देवनाम्पिय जैसी उपाधि धारण की है। मास्की, गुजरात, निटूर एवं उद्देगोलम के अभिलेखों से अशोक नाम मिलता है। अशोक अपने राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। इस तरह से अशोक ने अपने राज्याभिषेक से पूर्व ही जो विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, उन विद्रोह को दबाने का काम किया और उज्जैन का गवर्नर बन गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसे जो सिंहासन है वो आसानी से प्राप्त नहीं हुआ और ये कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और इस युद्ध के अंदर 4 वर्ष लगे। तो 269 ईसा पूर्व में इसका विधिवत राज्याभिषेक हो सका। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संहिता बुलाई गई, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। मोगलीपुत्र तीस ने अभिधम पिटक की रचना की। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा की और इस तीर्थ यात्रा का क्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रीवस्ती, बोध गया व कुशीनगर था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ, जो कि अशोक के जीवन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। और इस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग मारे गए। इन लोगों के मरने से अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने युद्ध का परित्याग कर दिया और युद्ध की जगह शांति की स्थापना यानी धम्म मंगल, धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार कर लिया, जो कि आगे की वीडियो में अपन पढ़ेंगे। कलिंग युद्ध व उसके परिणामों का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र भी स्थापित किए, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। पिलनी के अनुसार अशोक के व्यापारिक कारणों हेतु कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी गुफा जो अभिलेख है उसके अनुसार उसमें कलिंग पर नंदराज नामक कोई शासक शासन कर रहा था। इस प्रकार अशोक ने अपने शासनकाल में सिर्फ कलिंग पर अधिकार किया और अपने राज्य में शांति स्थापित की और कलिंग के आक्रमण का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने युद्ध का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए और अपने राज्य के अंदर अनेक अभिलेखों को खुदवाया, जिनमें बौद्ध धर्म की ख्याति, बौद्ध धर्म के प्रचार और इसके अलावा उसके राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। और धीरे धीरे जो मौर्य साम्राज्य है अशोक के बाद में पतन की ओर जाने लगा, जिसमें अशोक की जो शांति प्रिय नीति है, शांतिपूर्ण नीति अपनाना, युद्ध का परित्याग करना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। धन्यवाद।